So hello everyone, welcome to all of you at Gyan Sagar EduTech. My name is Dr. Shweta Pathak, and in today's lecture video we're gonna study about, or we're gonna talk about, or we're gonna solve about PYQ of the previous year's question of the 10th board exams. We're gonna solve the questions of the chapter 1, which is chemical reactions and equations. Okay, so let's start without wasting the time. These are the questions like comes in previous years, like 10th exams and boards exams. So yeah, okay fine. So the chapter name is chemical reaction and equations. PYQ है ये इसके, और पहला क्वेश्चन देखिए. सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो हिट कर रहा है बोर्ड पे उसको समझो. राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड फॉर द 3 एटम्स. राइट द नेम एंड फॉर्मूला. क्या क्या पूछा गया है? नेम एंड फॉर्मूला. ओके, जो कि 3 ऑक्सीजन एटम्स, ऑब्वियस है 3 ऑक्सीजन एटम्स. तो ये 3 ऑक्सीजन एटम्स क्या बनाएंगे? O3 बनाएंगे. क्या बनाएंगे? O3, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन. क्या बोलते हैं उसको? ओजोन बनाते हैं. तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे? 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? क्या हो गया? ओजोन. क्या बनाएंगे? ओजोन. ओके, देखो जो मॉलिक्यूल बनता है 3 ऑक्सीजन एटम से उसको हम कहते हैं ओजोन, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? O3. देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एक साथ मिले, तीनों को जोड़ दो, क्या हो गया? O3. ये एक इंपॉर्टेंट गैस है. सबसे पहले इसके बारे में समझो. जो ओजोन गैस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, और ये पाया जाता है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये बनाता है एक ओजोन लेयर. ये ओजोन लेयर जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द एक्स्ट्रा हीट, यानी यूवी लाइट्स. देखो सनलाइट होती है, सनलाइट में बहुत टाइप की लाइट्स होती हैं. ओके, बहुत टाइप के रेज होते हैं. एक्स रे, गामा रे, अल्फ़ा, बीटा, और तुम्हारे विजिबल लाइट्स, बहुत सारी तमाम लाइट्स होती हैं, जिनमें एक होती है यूवी लाइट. तो यूवी लाइट जो होती है बहुत हार्मफुल होती है. ओके, इट्स वेरी हार्मफुल, एंड इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत स्ट्रांग होती है. तो जो आपको समर्स में बहुत हीट फील होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो हमारे यूवी लाइट्स हैं, आई मीन नॉट हमारे, सन के जो यूवी लाइट्स हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे क्या होते हैं? हिट कर रहे हैं. वो अर्थ पे आके डायरेक्टली हिट कर रहे हैं. क्यों हिट कर रहे हैं? क्योंकि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है. तो अभी मैंने आपको बताया, देखो समझो ये हमारी पृथ्वी है गोल गोल. इस पृथ्वी के चारों तरफ एक बहुत सारे स्फीयर्स हैं. स्फीयर का मतलब क्या होता है? कपड़ा, क्लॉथ, जो ढक के रखता है ना. तो या शीट, स्फीयर मतलब शीट. तो किसकी शीट किसकी होगी? हाँ, फैब्रिक होगी? नहीं, ये होगी गैस की शीट्स होती हैं. तो इसी तरह ओजोन की भी एक शीट पाई जाती है. ठीक है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाएगी. कहाँ पाई जाएगी? स्ट्रेटोस्फीयर में. तो ये ओजोन की शीट हो गई, O3 गैस की शीट हो गई. इसका अब मान लो ये सनलाइट है. सनलाइट ये जो शीट होती है ना प्रोटेक्ट करती है. जैसे हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं ना, जैसे विंटर से ये जैकेट है तो प्रोटेक्ट कर रही है. वैसे आपने भी स्वेटर्स वगैरह पहने होंगे, या आप क्विल्ट्स में होते हो, रज़ाई में होते हो. वो क्या करता है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ऐसे समर्स में भी क्या होता है? हम लाइट वेट्स के कपड़े पहनते हैं ताकि वो हमें प्रोटेक्ट करे, हीट जो हीट डिसिपेट हो रहा है उसको बाहर निकलने दे. तो ऐसे ही जैसे शीट हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी जो क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सिमिलरली अर्थ को बहुत सारे लेयर्स होते हैं. उसमें एक स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसमें जो गैस पाई जाती है उसमें बहुत सारे गैसें पाई जाती है, लेकिन ओजोन एक गैस होती है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और एक लेयर बना देती है अर्थ के चारों तरफ. उस लेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर. ओजोन लेयर का काम क्या होता है? यूवी लाइट से अर्थ को प्रोटेक्ट करना. अर्थ अगर प्रोटेक्ट है इसका मतलब क्या है? कि हम प्रोटेक्टेड हैं. जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना. तो अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम क्या? अर्थ को प्रोटेक्ट करता है किससे? यूवी लाइट से. कौन? ओजोन. ये O3 गैस लिखा है, इसका मतलब ये है कि ओजोन गैस. क्या है? ओजोन गैस. समझ गए? अरे क्या ओजोन गैस? चलो ओजोन लेयर ही लिख दो यहाँ पे भाई. ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर का काम क्या है? अर्थ को प्रोटेक्ट करना. किससे प्रोटेक्ट करेगा? यूवी लाइट से. समझ गए? एक तो ये हो गया. दूसरा देखो इसका ये क्या होता है ना, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये वो गैस होती है. ठीक है, या फिर आप उसको बोलो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म हो गया. जैसे O2 है, O2 ऑक्सीजन O हो गया. ठीक है, 2 ऑक्सीजन मिले O2 मॉलिक्यूल. जो O2 मॉलिक्यूल वो रिएक्टिव होता है, वो भी अनस्टेबल ही होता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है. बट ओजोन जो होता है वो और भी ज़्यादा अनस्टेबल होता है. तो सबसे अनस्टेबल फॉर्म ऑक्सीजन का क्या है? तो क्या है? O3, ओजोन. ठीक है, O3 गैस.
तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको, जैसा सपोज ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करिए प्रॉपरली, और आप एटलीस्ट ये चारों जो टॉपिक्स हैं, ये जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चारों जो भी डिस्क्रिप्शन है आप इनको याद करके रखिए। तो पहला क्या है, मॉलिक्यूल मेडअप ऑफ, मॉलिक्यूल किसका बना होगा, 3 ऑक्सीजन का। ओके, इनको हम क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर केमिकल बोलते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है O3। अब आते हैं इंपॉर्टेंट गैस एटमॉस्फेयर का। दूसरा क्या है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर है, किससे बचा रहा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट। ये भी लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम, एक सेकेंड मैं इसे इरेज करती हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, अब क्या करें ये सब जान के इतना ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे लिस्ट टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन यू एडिट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू एसिटिक एसिड, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, करेक्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये हो गया, एक्वस फॉर्म में लिया है। इसको आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, एसिटिक एसिड से। टेस्ट ट्यूब में लिया, तो एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला बताओ, तो हमने डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसी टेस्ट ट्यूब में हमने और क्या डाला, एसिटिक एसिड डाल दिया। अब एक गैस लिबरेट हो रही है, गैस बाहर निकल रही है, यानी जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ टेस्ट ट्यूब में मिलाया या एक साथ डाल दिया तो एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो गैस इमीडिएटली एक ब्रिस्क इफरवेंस, मतलब बबल, समझ गए, ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब होता है बबल का फॉर्म करना। आप इसको सिंपली बबल कह लो, इतना क्या करना है, बबल लिखो ना। हाँ, तो बबल बनाती है, इस गैस का नाम क्या है, यानी इन दोनों को जब एक साथ रिएक्ट कराया, कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट कराया तो क्या बनी, गैस बनी। क्वेश्चन समझो, गैस बनती है, उस गैस के बारे में पूछ रहा है, वो गैस क्या है, तो CO2 बनती है। क्या बनती है, CO2 गैस बनती है, और वही लिबरेट होती है। तो कौन सी गैस है, CO2। देखो CH3COS एक्वस फॉर्म में लिया, NaOH से रिएक्ट कराया, NaOH ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी नॉट NaOH, NaSCO3, माय बैड तो NaSCO3 से रिएक्ट करें, सॉलिड स्टेट में है, और ये बनाता है हमारा, क्या बनाएगा, ये रिएक्शन है हमारा, ये फॉर्म हो गया CH3CONA एक्वस फॉर्म में, और रिलीज क्या हो रहा है, CO2। एक और चीज़ बनती है, वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट, तो वाटर भी बनता है। तो CO2 गैस लिबरेट होता है जब हमने, मतलब पिंच समझ लो, चुटकी भर नमक तो पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने ऐड किया किसमें, एसिटिक एसिड में, एक टेस्ट ट्यूब में, तो ब्रिस्क इफरवेंस, इतना भारी भरकम स्टेटमेंट है, इसको बबल बोल सकते हैं, एक बबल फॉर्म होता है, और इसकी वजह से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, समझ गए। तो क्या, कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस। देखो CO2 का बनना मतलब वहाँ पे बबल का फॉर्म होगा, इवन हाइड्रोजन भी बनता है ना, तो वहाँ पे बबल बनता है। आओ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्टूडेंट है, करेक्ट, तो क्वेश्चन है क्या, स्टूडेंट टेक्स अबाउट 4 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन 4 टेस्ट ट्यूब। कितने टेस्ट ट्यूब में, 4 टेस्ट ट्यूब। कितने टेस्ट ट्यूब है, 4 टेस्ट ट्यूब, याद रखिए। तो 4 टेस्ट ट्यूब जो है, एक स्टूडेंट ने 4 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया है, किसमें, 4 टेस्ट ट्यूब में, और उनको मार्क किया है PQRS, करेक्ट। तो 4 टेस्ट, सपोज आप, ओके, तो आप एक 10th के स्टूडेंट हो, आपने क्या किया, ओके आज मैं कुछ तूफानी करता हूँ या करती हूँ तो अपने 4 टेस्ट ट्यूब लिए, उन 4 टेस्ट ट्यूब में आपने मार्किंग करी PQRS। उन समय पहले तो आपने क्या डाला, डिस्टिल्ड वाटर डाला, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें क्या डाला है, अब इस टेस्ट ट्यूब में देखो, अब यहाँ पे करामात स्टार्ट कर रहे हो आप। अब हर टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करा, एक में सॉल्ट डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला जैसे P है, P टेस्ट ट्यूब लिया तो उसमें सॉल्ट कौन सा डाला, सोडियम सल्फेट के नाम पे, दूसरे में पोटेशियम सल्फेट डाल दिया, और तीसरे में कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, और एक में मैग्नीशियम सल्फेट डाला, समझ गए। बताऊँ फिर से, चलो देखो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो PQRS ये सारे टेस्ट ट्यूब्स के क्या है, आपने उसको क्या किया, मार्किंग करी है, PQRS से 4 टेस्ट ट्यूब को मार्किंग करी है। इनमें आपने क्या डाला है, इसमें भी 4 ml डिस्टिल्ड वाटर, इसमें भी, सब में 4 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, करेक्ट।
अब आपने इसमें क्या डाला, अब आपको कुछ खुराफाती करने का मन है, आप सोचते हो आपको देखना है कि कैसा क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यू आर टू कीन टू नो, कीन टू ऑब्जर्व केमिस्ट्री। तो आपने क्या किया कि पी में आपने क्या डाल दिया, देखो पी में आपने क्या डाला, सोडियम, सोडियम क्या, सोडियम सल्फेट, तो इसमें आपने क्या डाला, सोडियम सल्फेट डाल दिया, करेक्ट। दूसरे में क्या डाला, पोटेशियम सल्फेट, इसमें क्या डाला, कैल्शियम सल्फेट, और इसमें डाल दिया मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। तो अब आगे क्वेश्चन देखो, आफ्टर दैट ही एड्स एन इक्वल अमाउंट, आई मीन यू एड्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब आप इसके बाद भी आपकी जिज्ञासा जो है वो खत्म नहीं होती है, आपने उसमें क्या डाल दिया, सोप, चारों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, सोप सॉल्यूशन, करेक्ट। अब आगे आओ, अब आपने उसको क्या किया, शेक किया, प्रॉपर्ली उसको शेक किया, हर टेस्ट ट्यूब को आपने, ये टेस्ट ट्यूब है, मान लो ये पी टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर भी डाला है और आपने इसमें सोडियम सल्फेट भी डाल दिया है, करेक्ट। और इसके साथ ही साथ आपने और क्या डाला है, सोप डाल दिया। अब इसको आपने ऐसे शेक किया, अब क्या होगा रिजल्ट के बारे में, तो उसने देखा कि एक लेदर यानी एक फोम बनता है, लेदर मतलब फोम, तो फोम बन रहा है, झाग देखा है साबुन, घिसो, सोप देखा है, तो सोप हो गया, या फिर हमारे वो हो गए डिटर्जेंट्स हो गए, तो वो झाग बनते हैं, करेक्ट। उसी झाग की बात हो रही है कि लेदर या फोम बन रहा है। हर टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे, देखो ये लेदर या फोम बनता है इन द टेस्ट ट्यूब मार्क्स, कौन से, अब बताओ इसमें से एक में क्या डाला था, फिर से याद करो, सोडियम सल्फेट पी में डाला, क्यू में डाला है पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आर में डाला है, और मैग्नीशियम सल्फेट किस में डाला है, एस में डाला है। तो अब होगा क्या कि जो फोम है, फोम किस में बना, जब हमने सोप डाल दिया है इसमें, करेक्ट, सोप डाला, सब में डिस्टिल वाटर भी है और इनके सॉल्ट्स भी है, साथ ही साथ आपने सोप भी डाला है, तो इसमें से लेदर यानी फोम किस में बन रहा है, तो लेदर और फोम जो है वो पी और क्यू में बनेगा। पी और क्यू क्या है, एक में सोडियम सल्फेट डाला है और दूसरा में पोटेशियम सल्फेट डाला है। तो जो पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट है, इसमें जब हमने सोप सोल्यूशन डाला इस टेस्ट ट्यूब में, जिनकी पी और क्यू से मार्किंग करी गई है, तो उसमें क्या हुआ कि उसने फोम बनाया, समझ गए। तो फोम बना, यहाँ पे देखो जो लेदर है या फोम है ये बनेगा कब, जब रिएक्शन होगा सोप सॉल्यूशन का किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ और पोटेशियम सल्फेट के साथ। क्वेश्चन में मेंशन है सोडियम सल्फेट पी के साथ और पोटेशियम सल्फेट क्यू के साथ, तो बनेगा इन द टेस्ट ट्यूब पी एंड क्यू। अब देखो होगा क्या, ऐसा क्यों, क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं और इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, किसमें, वाटर में, सॉल्युबल होते हैं और इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। और क्या बनाए जाएंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो सल्फेट है, क्लोराइड्स हैं, एंड बाइकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये क्या बनाएंगे, ये वाटर को हार्ड बना देते हैं। बाकी क्यों नहीं है, आप समझो, बाकी जो भी हैं तुम्हारे, देखो पी और क्यू के जो सल्फेट्स, सोडियम सल्फेट था और पोटेशियम सल्फेट था, इन्होंने तो फोम बना लिया, बट अब इसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका क्या है, इनमें भी तो डाला था सोप। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो होते हैं ये हार्डनेस क्रिएट कर देते हैं। सोप, जैसे ही सोप डाला इस टेस्ट ट्यूब में, तो उस मीडियम को उसने हार्ड बना दिया, ओके, और ये डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, ये रीज़न है। तो जब ये हार्ड हो गया और डिसॉल्व हो ही नहीं पाया, तो फोम कहाँ से बनेगा। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार्बन कंपाउंड है, चलो हम मान लेते हैं पी, तो उस कार्बन का, और मेंशन भी है, मानना क्या है, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो हम भी मान लेते हैं जब प्रीवियस क्वेश्चन है। तो एक कार्बन कंपाउंड है पी है, और उसको हमने क्या किया, बहुत सारा ना, मतलब एक्सेस हीट दिया, और उसको ना कंसंट्रेशन दिया। किस चीज़ का कंसंट्रेशन दिया बताओ, H2SO4 का मेंशन है, बताना क्या, बोलो, H2SO4। तो कार्बन कंपाउंड पी है, उसको हमने H2SO4 के साथ गर्म किया, है ना। एक एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में जिसको हमने मार्किंग करी पी से, उसमें H2SO4 डाल दिया और उसको फिर हमने हीट किया। अब उसके बाद क्या होगा, और दूसरा है H2SO फॉर्म्स अनदर कंपाउंड जो कि Q बनाएगा, विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, निकल कैटालिस्ट, ओके, और ये बनाएगा कार्बन कंपाउंड R। तो फिर से समझो, एक कार्बन कंपाउंड P है, देखो ये कार्बन कंपाउंड P है, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 और हीट, तो इससे क्या बना Q को हमने क्या दिया, हाइड्रोजन और निकल कैटालिस्ट, तो बना R।
फिर उसको ऑक्सीजनेट किया तो बना CO2 और 3H2। हमें बताना है PQR क्या है। अब फिर से समझो, देखो अगर P को हमने एक्सेस H2SO4 दिया है तो Q बना है, तो एक्सेस H2SO4 देने से जब Q बना है तो यानी ये P के बारे में पूछ रहा है, P क्या होगा और Q का क्या होगा। तो CH3CH2OH, CH3CH2OH किसको बोलते हैं? एथेनॉल को। तो उसको जब H2SO4 से ट्रीट करा गया, CH3CH2OH को H2SO4 से एक्सेस H2SO4 से ट्रीट किया गया तो क्या बनेगा? ये CH2 समझ गए क्या बनेगा? CH2 और CH2। अब देखो Q के बारे में, तो ये हमारा Q बन गया। अब इस Q को हमने ट्रीट किया निकल कैटालिस्ट से तो बना R। इसको समझो, तो जब फिर जो प्रोडक्ट था हमारा CH2 तो उसको हमने निकल कैटालिस्ट से क्या कराया? ट्रीट कराया। तो क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ यानी इलेक्ट्रॉन लूज हुए, हाइड्रोजन ने उसको पकड़ लिया तो CH3 हो गया। ओके, ये रिड्यूस हो गया ना। जैसे ये ब्रेक हुआ ये हाइड्रोजन ने उसको क्या किया? कैच कर लिया, तो ये रिड्यूस हो गया। तो CH3 तो दो CH3 क्या कहलाएंगे? बताओ क्या कहलाएंगे? एक CH3 है तो उसको बोलते हैं मेथेन, दो है तो एथेन। अब देखो हमारा ये हो गया हमारा Q और ये है हमारा R। अब R को हमने ट्रीट कराया ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, यानी हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीजनेट कराया। तो ऑक्सीजनेट कराने में बनता है 2 CO2 मॉलिक्यूल बनेगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पे अभी ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने कि ये R है, तो R को हमने ऑक्सीजनेट कराया तो 2 CO2 और 3H2 मॉलिक्यूल बन गया, सिंपल। तो ओवरऑल पूछा है इसमें, अब ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। केमिकल इक्वेशन लिखना था तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इसको समझो, क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंट सिचुएशंस दी गई हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है, आप बताएंगे। तो सिचुएशंस ये हैं कि मान लो कोई समथिंग पी करके कोई क्या है? सोल्यूशन है, उसको हमने एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 से ट्रीट कराया या उसमें डाला, रिएक्ट करवाया तो Q बन गया। अब आप Q का नाम बताइए, Q क्या है, क्या बनेगा? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने एथेनॉल लिया और एथेनॉल को H2SO4 से रिएक्ट कराया तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये हमारा हो गया Q, यानी एक तो हमें रिजल्ट मिल गया, एक प्रोडक्ट मिल गया। उस प्रोडक्ट को हमें निकल कैटालिस्ट से रिएक्ट कराया। मतलब ये देखो निकल कैटालिस्ट जो है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, यानी इस रिएक्शन को ये रेगुलेट करवा रहा है। तो R हमारा क्या होगा? देखो R की बात हो रही है तो ये बनेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन ने इसको लपक लिया, तो ये हमारा हो गया। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। ओके, तो मैंने अभी बताया था क्या है ये? एथेन। तो ये हो गया हमारा। ओवरऑल ये बहुत इजी है, यहाँ भी देखो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया इथेनॉल। अब ये देखो डबल बॉन्ड है तो इथेन है, 2 कार्बन है। देखो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, याद करो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या होता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसे याद करते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इतना ही याद कर लो, काम चल जाएगा। मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। समझ गए? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसे याद रखो, इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है P, उसको किससे रिएक्ट कराया हमने? एथेनॉल से। एथेनॉल को किससे रिएक्ट कराया है? एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 से कराया तो क्या बना हमारा प्रोडक्ट? इथेन बना। इथेन बनने के बाद निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसको हमने क्या कराया? आगे फर्दर रिएक्ट कराया, यानी बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन ऐड करा है, हाइड्रोजिनेशन हुआ है। ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजिनेशन। ये क्या है? हाइड्रोजिनेशन। जैसे हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड किया तो बना इथेन। ओके, हमारा R मिल गया। अब उसको हमने फिर से ऑक्सीजनेट कराया, ये क्या है? ऑक्सीजनेशन। जब हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीजन ऐड किया तो ऑक्सीजनेशन, तो CO2 और 3H2, सिंपल।
बहुत ईजी है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन को देखो। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। ओके, एथेनोइक एसिड अगर सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, और इथेनॉल से रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा। तो सोडियम को अगर हम एथेनोइक एसिड, यानी क्वेश्चन ये है, समझ लो। अरे क्यों गलत लिख रही हूँ, ठीक है। देखो इथानोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड को सोडियम से रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट बताना है क्या है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिर से एथेनोइक एसिड से रिएक्ट कराना है तो प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। समझ गए सब लोग। अब आते हैं इथेनॉल से रिएक्ट कराया किसको, इथानोइक एसिड को। तो एथेनोइक एसिड को इथेनॉल से भी रिएक्ट कराया, फिर बताना है कि क्या बनेगा। तो हमारे पास 3 सबस्ट्रेट है, ये 3 सबस्ट्रेट है, हमें प्रोडक्ट बताना है। देखो पहला क्या है, देखो ये क्या है, एथेनोइक एसिड है, ये क्या है, एथेनोइक एसिड है। इसको क्या बोलेंगे, इथानोइक एसिड। ऑलरेडी मेंशन है बट फिर भी मेरा काम है बताना, मैं बता रही हूँ। तो एथेनोइक एसिड को सोडियम से रिएक्ट कराया, सोडियम एथेनोइड बना। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे सोडियम, कलर चेंज कर लेती हूँ, इतने सारे ऑप्शंस हैं। ओह गॉड, बनेगा सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट। इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से देखो इथेनोइक एसिड लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो ये बनेगा, ये क्या है बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, सेम सोडियम एथेनोएट बनेगा। लेकिन डिफरेंस है, एक में हाइड्रोजन निकलेगा और एक में वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा, सोडियम इथेनोएट। तो बाय देखो प्रोडक्ट तो ठीक है, ये प्रोडक्ट तो बन जाएगा, इन दोनों में सेम है, लेकिन बाई प्रोडक्ट में डिफरेंस है। तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन, इसका बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन और इसका है H2O। ये अंतर करके देखो, रिएक्शन समझ में आ जाएगा। तीसरा है इथेनॉल से रिएक्ट करवाया, एथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट कराया तो देखो क्या बनेगा, एस्टरिफिकेशन। पहली चीज तो याद रखना है कि ये ना क्या है, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। ये ब्रेक करके ये प्रोडक्ट ब्रेक करेगा तो सबस्ट्रेट बनाएगा और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन और इसका कैटलिस्ट है अगेन H2SO4। और एथेनोइक एसिड को किससे कराया है, इथेनॉल से कराया है। तो इथेनॉल से कराया है तो बताओ ये बन गया हमारा रिएक्शन। और एक चीज और समझो कि इसको हम बोलेंगे एथमेथेनोइक एसिड, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रिएक्शन है इसको ना, इसमें होगा क्या कि इस रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, मॉलिक्यूल का सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होगा कि देखो होता क्या है कि सोडियम जो होता है ये रिप्लेस कर देता है एसिडिक हाइड्रोजन को। मैंने क्या बोला, सिंगल मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिंगल मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट यानी जो स्ट्रॉन्गर होगा वो वीक को रिप्लेस कर देगा। तो अब समझो रिएक्टिव सोडियम सल्फेट, रिएक्टिव सोडियम है किसको, ऑब्वियस है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, एंड वो स्ट्रॉन्ग भी है। अगर आप उसकी रिएक्टिविटी के पैरामीटर में देखेंगे तो सोडियम ऊपर है, तो सोडियम क्या करेगा हाइड्रोजन को, बताओ, सोडियम रिप्लेसेस द एसिडिक हाइड्रोजन, जो एसिडिक हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देगा। इसीलिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक का रिप्लेसमेंट हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये है एसिड बेस, देखो एसिड है बेस है तो न्यूट्रल हो गया, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीसरे को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये एस्टरिफिकेशन है, ये जो रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल है। आगे में एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताऊंगी व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छा है वो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल, करेक्ट। देखो इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमें पिक करना है, सिंपल चीजें पिक करने अपने काम की, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए और हमारे कॉन्सेप्ट के साथ
उसका आंसर और सोल्यूशन मिल जाए। तो क्या है इसमें, पहला 2 ml क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया। 2 ml क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, उसको हमने किस में डाला, तो ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल में डाल दिया है। चलो एक बीकर होगा, उसमें ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल है, उसमें हमने 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल दिया। अब होगा क्या कि व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म, अब इन दोनों को क्या किया, गर्म किया। एक टेस्ट ट्यूब ले लिया या एक बीकर ले लिया, उसमें हमने जिंक ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल है और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उन दोनों को डाला और गर्म किया। ओके, जब गर्म किया तो क्या होगा, एक गैस निकलेगी जो कि बबल बनाएगी। याद करो मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि बबल बनता है, इस क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी पता चल जाएगा। बबल बनेगा थ्रू अ सोप। ओके, उसमें भी सोप की बात थी, यहाँ भी। तो जब उस सोप के साथ वो सोल्यूशन, मतलब उस सोल्यूशन में सोप भी डाला है तो बबल बनता है। अब हमें बताना है इक्वेशन बताना है, ठीक है, इक्वेशन बताना है केमिकल रिएक्शन के, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसके इक्वेशन बताने हैं। यहाँ पे आओ, जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पहला जो पॉइंट है वो याद करो। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उठाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक। कौन सा, ग्रेनुलेटेड जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रेनुलेटेड जिंक। क्या बनेगा, ये है हमारा रिजल्ट, है ये आ गया, ये बना। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बबल। मैंने बताया था, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था शायद, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं भी इफरवर्सेंस था ना, तो उसको मैंने बोला था कि बबल बोलते, ब्रिस्क इफरवर्सेंस। तो मैंने बोला था आपको कि सिंपल लैंग्वेज में आप उसको क्या बोलिए कि बबल। तो बबल बनने का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन गैस, ये पूरा जो भी था सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक को जब हमने रिएक्ट करवाया तो सिंपल सा था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में हुआ क्या, जब आपने उसको देखा, फिजिकली देखा, तो क्या दिख रहा है, बबल दिख रहा है। बबल दिखने का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है हाइड्रोजन के क्या, इवोल्यूशन को। इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इवॉल्व हो गया। अब देखो टेस्ट है इसका कुछ, तो हाइड्रोजन गैस जो होता है इज टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर गैस। ये जो गैस बनी है, देखो ये रिएक्शन हुआ, गैस बनी, तो इस गैस के पास आपने मैच स्टिक लाया और मैच स्टिक लाने के बाद एक पॉप का साउंड क्रिएट होता है। ये बताता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस को। क्या बताता है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस को। सिंपल है। अब दूसरा क्या था, दूसरी चीज़, एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें पूछा था राइट द सॉल्ट केमिकल फॉर्म लिस्ट 2 यूजेज। अब आपको देखो, एक ये है जिंक और HCl है, तो ZnCl बनता है, यहाँ भी हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है। इजी है, कुछ नहीं है। अब देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी either in the form of heating or lighting or electricity for breaking down the reactants. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. Okay, simple. Decomposition reaction हो रहा है। Decomposition reaction में आपने 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिए नेचर के। एक लिया आपने लाइट लिया, दूसरा हीट लिया और एक इलेक्ट्रिसिटी ली। इन तीनों के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी भी XYZ कंपाउंड का। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हमने नेचर के 3 जो फिजिकल मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो है हमारी लाइट और क्या है, हीट, और लाइट हो गया, हीट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूज़ किया। उसकी प्रेजेंस में हमने डिकम्पोज कराया। जब डिकम्पोज तो बनेगा क्या, इंपॉर्टेंट है। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बताता है हीट को, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को, याद रखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कराया। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट कराया, कैल्शियम कार्बोनेट को तो हीट कराया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। दूसरा रिएक्शन एक ले लेते हैं। हमें बताना है एग्जाम्पल्स के साथ कि हम डिकम्पोज कर रहे हैं किसी रिएक्शन को। आपको ये याद कर, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उधर तो आपके पास सबस्ट्रेट था तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन की एग्जांपल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ बतानी है। ये फिजिकल जो
कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे लाइट है, हीट है और इलेक्ट्रिसिटी उसके प्रेजेंस में, अगर सपोज कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम उसकी प्रेजेंस में अगर आ रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको यहाँ ये याद रखना पड़ेगा, ये तीनों इक्वेशन से याद रखने पड़ेंगे, कोई तरीका ही नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, हीट के साथ, हीट के प्रेजेंस में कराया रिएक्शन, CaO बना और CO2, ये सॉलिड है। S रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉलिड को, ये G रिप्रेजेंट गैस को, लाइट। अब हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया सिल्वर नाइट्रेट को, सॉरी सिल्वर क्लोराइड को, ये Cl है ना, तो सिल्वर क्लोराइड ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये रिप्रेजेंट करता है लाइट को फोटोसिंथेसिस में, लाइट फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि उसकी एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होती। बल्ब की एनर्जी क्या है, ख़त्म होती है एक टाइम के बाद, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, टू गिव अस लाइट, टू गिव अस द लाइट टू द रूम और एवरीथिंग। तो एक टाइम के बाद होता क्या है कि बल्ब्स के जो भी फिलामेंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, AC करंट का, वो ख़त्म हो जाता है। बट सन के पास ऐसा कोई नहीं है, वहाँ पे कोई भी AC DC नहीं चल रहा है। देयर इज़ लाइक इमेंस electrons and protons and every atoms over there which there is every time collision and all, तो हर वक्त आपको लाइट मिलती रहेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि वो जो सोर्स है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। वहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, जहाँ वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शंस हैं, जो प्रोटॉन्स के रिएक्शंस हैं, वो कभी बंद नहीं होते। हीलियम, वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हीलियम गैस का कोलिजन होता है, फ्यूज़न की वजह से बनता है फिजन। तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, रिएक्शन लिया सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर बना और क्लोराइड बन गया। एक एग्जांपल ये याद रखिए, एक हीट का एग्जांपल आपको रखना है CaCO3 का, इसका सिल्वर नाइट्रेट का। अब इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं, आपने उसको क्या किया, इलेक्ट्रिक, यानी आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, कुछ चार्ज दिया आपने उसको, क्या किया, कुछ चार्ज दिया। तो जब चार्ज दिया, एग्जाम्पल ले लेते, जैसे इसको लो H2O में आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो क्या करंट लगेगा, झटका। H2 और ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों गैस है, इवॉल्व होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इतने डिफिकल्ट तो है नहीं। डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी तैयारी करते हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं। बाकी आप ये जो PYQs हैं जो मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगी या करवा रही हूँ, उसको आप अगर 2-4 बार, आई थिंक एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स अगर आप रिवाइज करते हैं, तो आई थिंक अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप अच्छे स्कोर ला सकते हो। मे बी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गया, सोचो आपके 2-4 साल पहले के इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया, आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। What is observed when a solution of sodium sulfate added to solution of barium chloride taken in a test tube? Write equation for the chemical reaction involved and name the type of reaction in this case. फिर से पढ़ूं? फिर से पढ़ते हैं। अब मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा क्या गया, चलो बताती हूँ। देखो है क्या कि बेरियम क्लोराइड को हमें क्या कराना है, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराना है, सिंपल। इसमें कोई भी क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का तो हमें उसमें ना केमिकल्स देखने हैं, सबस्ट्रेट देखना है, सबस्ट्रेट देखना है, बस प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा। और सिचुएशन क्या है, कैटालिस्ट क्या है, किस मीडियम में हो रहा है, बस। बाकी चीज़ें ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बड़ा बनाना होता है। तो इसमें क्या था, बेरियम क्लोराइड है और Na2SO4 है, यानी Na2SO4 को क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, BaSO4 और NaCl। सिंपल है, ये BaSO4 ये इसके साथ रिएक्ट कर गया और NaCl एक साथ, बताइए ये दोनों इजीली रिएक्ट करते हैं। तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बनेगा, क्या इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बनेगा, किसका, बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। तो देखो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है तो इसमें ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये नीचे प्रेसिपिटेट हो गया और ये ऊपर आपके क्या है, सॉल्यूशन से ये प्रेसिपिटेट है, ये हो गया BaSO4। रुको मैं बताती हूँ, अच्छे से समझाऊंगी जब समझ में आएगा। देखो एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में तुमने क्या डाल दिया, BaSO4, ओके। अब इसमें तुमने थोड़ी और चतुराई करी और सोचा कि मुझे देखना है होगा क्या अगर मैं सोडियम सल्फेट को डालता हूँ। तो सोडियम सल्फेट का क्या होता है, Na2SO4। अब आपको दिखाई क्या देगा,
ये क्या था, इस कलर का था ना। आगे देखो, इसको मैं टेस्ट ट्यूब में समझाती हूँ। इस टेस्ट ट्यूब में ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए। इस टेस्ट ट्यूब में होगा क्या, इस टेस्ट ट्यूब में ये नीचे बेरियम सल्फेट इकट्ठा हो जाएगा। बेरियम सल्फेट इकट्ठा हो गया, इसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अरे ऐसे समझ लो, तुमने क्या करा, जब तुम छोटे थे तो तुम क्या करते थे कि सपोज किसी ग्लास में तुमने मिट्टी डाला, उसमें पानी मिला दिया, उसको ऐसे ऐसे डिजोल्व करते थे। या खेलते होगे, नहीं भी खेलते होगे, तुम लोग थोड़े मॉडर्न बच्चे हो तुम नहीं खेले होगे मिट्टी से, बट हाँ व्हेन आई यूज्ड टू बी अ चाइल्ड, तो ऐसे मिट्टी से खेलते। तो उसमें क्या करते, जैसे ग्लास में हमने पानी डाला और मिट्टी डाल दिया और उसको ऐसे ऐसे शेक किया। तो शेक करने के बाद क्या होता था, फिर देखते थे तो होता क्या था कि जो मिट्टी के जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, वो नीचे बैठ जाते थे, जम जाते थे तली में। उसको हम बोलते थे, बाद में जब पढ़ने लगे तो पता, अच्छा इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो गया, ये छन गया। अच्छा और बताती हूँ, सिंपल चाय है, चाय को छानो तो जो छन्नी होती है, छन्नी में प्रेसिपिटेट रहता है, बाकी लिक्विड तुम्हारा ऊपर ये लिक्विड मिलता है। ओके, तो उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मान लो ये जो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ गया, सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ गया तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, NaCl। तो ये हो गया NaCl। तो ये है तुम्हारा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट हो गया। और ये है सुपरनेटेंट, समझ गए, प्रेसिपिटेट और सुपरनेटेंट, बस सिंपल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी है यार, तुम लोग काफ़ी घबराते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमने क्या किया, ये 2 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, अब इसको तुम इग्नोर करो, ये ऐसे तुम्हारा ध्यान को भटका रहा है। तुम अर्जुन बनो, तुम्हारी नज़र मछली पे होना चाहिए। तो देखो सिल्वर क्लोराइड लिया, फैंसी बना रहा है क्वेश्चन को, चाइना डिस्प्लेट में लिया, ये वो फलाना। चलो, तो सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या करा हमने लाइट ट्रीटमेंट दिया, सनलाइट। तो सनलाइट दिया तो क्या बन जाएगा, ब्रेक, टूट जाएगा वहाँ पे। जैसे ही सनलाइट पड़ा सिल्वर क्लोराइड पे, तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा, सिल्वर बनाएगा और क्लोराइड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल सिल्वर बनेंगे और रेस्ट क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इस रिएक्शन को बोलते हैं, देखो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा था फोटो, और ये केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए इसको बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। होगा क्या, इनिशियली चूँकि सिल्वर है ना, तो सॉलिड सिल्वर होता है, क्लोराइड जो होगा ये अच्छा ओके, देखो मैं समझाती हूँ। ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है इनिशियली वाइट होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इस लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड जो होगा ये सिल्वर में टूट जाएगा और क्लोराइड में, तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रे या फिर ब्लैक कलर का। याद रखो, ग्रे और ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना लाइट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज हो गया। तो कोई भी चीज़ जब ऑक्सीडाइज होती है, जैसे सिल्वर, चांदी देखिए बहुत सिंपल है, ये आपको ऐसे भी दिख जाएगा। तो चांदी जब आप जाते हो, सुनार के आसपास की एक दुकानें होती हैं जहाँ आपकी मम्मी पायल वगैरह कभी क्लीन करवाएं, या आप ही ये काम करो ना, आप सोप में डाल दो या लाइट के प्रेजेंस में आप उसको जब घिसोगे तो बिल्कुल क्लियर कलर दिखता है, वाइट सा। और आपने क्या किया, उसको नमी वाली प्लेस में लाइट के प्रेजेंस में रख दिया, तो होगा क्या, सिल्वर ये तुम्हारे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, देखोगे चांदी काली पड़ गई। उसी की बात हो रही है, ग्रे और ब्लैक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, क्या था, राइट द केमिकल रिएक्शन। ये तो हो गया, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल, ये भी बता दिया। फोटोकेमिकल, ये है देखो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्या बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो जिंक रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट। हमें रिएक्शंस के नाम बताने हैं, ये कौन सा रिएक्शन है। तो जिंक जो होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ओके, सिल्वर के कंपेयर में। जिंक हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर ऑफ द सिल्वर, और ये डिस्प्लेस हो सकता है किससे, सिल्वर से। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक सिल्वर ने डिस्प्लेस किया किसको क्या लिखा था मैंने, जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन, हाँ ओके। तो जिंक ने क्या किया, यहाँ पे देखो, जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। सिर्फ एक मॉलिक्यूल हुआ है यहाँ पे, इसलिए उसको बोलेंगे सिंगल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव आयन जो कैटायन है और एनायन है, कैटायन और एनायन जो होते हैं दो रिएक्टेंट्स के, वो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि देखो कैटायन और एनायन जो हो गए अपने पोजीशंस को स्विच बोलते हैं, स्विच करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट से, पोटेशियम आयोडाइड KI, तो क्या रिएक्ट करेगा किससे, लेड नाइट्रेट से, PbNO3, PbNO3, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम बनाता है और लेड आयोडाइड, ओके, प्रोड्यूस करेगा पोटेशियम एंड लेड आयोडाइड। तो ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें एक कैटायन और एक एनायन ये क्या करते हैं, सॉरी एक नहीं, इसमें जितने भी कैटायंस हैं यानी मल्टीपल्स, तो एक से ज़्यादा कैटायंस और एक से ज़्यादा एनायंस अपने पोजीशन को स्विच करते हैं। तो जब अपने पोजीशन को स्विच करते हैं तो उनको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। जब एक आयन अगर अपने पोजीशन से स्विच हो रहा है उसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और अगर दो रहे तो डबल डिस्प्लेसमेंट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमें बताना है। देखो मैंने तुम्हें इनिशियल एक बात बोली थी कि एस्टरिफिकेशन था ना, तो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगी एक क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैंने यहाँ पे। तो हमें बताना है एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल देना है, सपोनिफिकेशन का एग्जांपल देना है और सब्स्टिट्यूशन का। इसमें तो सिर्फ एग्जांपल मांगा है इसने, बट अगर तुमने कुछ चीज़ें मेंशन एक्स्ट्रा कर दी तो क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा। जैसे कि तुमने थोड़ा सा एस्टरिफिकेशन को क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। तो एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनाएगा, एस्टर और वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन, एस्टर बना। सिमिलरली इसका एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं, एथेनोइक एसिड लिया, एथेनोइक एसिड को एथेनॉल से, हर जगह एथेनॉल लेना जरूरत है क्या, नहीं। देखो एथेनोइक एसिड लिया, एथेनोइक एसिड को एथेनॉल से रिएक्ट कराया, क्या बनाएगा, एथाइल एथेनोएट। क्या बनाएगा, एथाइल एथेनोएट बना। इसमें देखो ये एसिड है, दिख रहा है ना, नाम से ही मेंशन है, नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं एसिड हूँ, एसिड हूँ। तो एथेनोइक एसिड है और इसको किससे करा है, अल्कोहल, OL रिप्रेजेंट करा है, OL अल्कोहल, ठीक है, हल अल्कोहल, तो ये बताता है अल्कोहल को। तो एथेनोइक एसिड एथेनॉल से रिएक्ट कराया और क्या बनाया, एथाइल एथेनोएट। ये है कि नहीं एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल। एस्टरिफिकेशन में होता क्या है, एसिड प्लस बताओ अल्कोहल, क्या बनाएगा, एस्टर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो आते हैं सैपोनिफिकेशन को समझो। सैपोनिफिकेशन साबुन का बनना, तो इसमें क्या होगा, एस्टर लिया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक, तो हाँ उसी को बोलते हैं सूप। तो एस्टर लिया और बेस ले लिया, क्या बनाएगा, सूप बन गया। साबुन ऐसे तो बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमने ये ले लिया, फिर से एथेनोइक एसिड लिया और NaOH मिला दिया, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस सोप, उसको बोलेंगे हम साबुन। साबुन कैसे बनता है, जो टिकिया होती है ना बार्स, तो उसमें होता है तुम्हारा फैटी एसिड होता है प्लस ग्लिसरॉल होता है और सोप होता है यानी NaOH। तो अब देखो फिर से एथेनोइक एसिड लिया और हमने NaOH बेस डाल दिया और ये क्या हो गया, बन जाएगा हमारा सोडियम एथेनोएट। और यहाँ पे रिलीज क्या हुआ, एथेनॉल। देखो यहाँ पे हमने एथेनॉल लिया था और यहाँ पे एथेनॉल रिलीज हो गया। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल, सॉरी सब्स्टिट्यूशन को कैसे समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन को कैसे समझेंगे वो समझिए। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मान लो एल्केन है और हेलोजन, तो ये क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, और HBr, हेलो एल्केन और HBr। एग्जांपल है मेथेन लिया और क्लोराइड लिया, क्या बनाएगा, क्लोरोमेथेन बनाएगा और HCl बनेगा। बहुत इजी है, ये सब आप याद कर लो। देखो HBr है ना, तो ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब एक फैमिली के होते हैं, तो ये इसलिए HCl। अगर वहाँ पे Br लिया होता है तो ये HBr हो गया होता, यहाँ पे होता है फिर CH3Br और HBr। तो ये है हमारा एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल। और इसके साथ थोड़ा इसको आप अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मैं टीचर होती मैं आपको अच्छे मार्क्स देती।
आपके 10th बोर्ड की। देखो, व्हेन यू एडेड अबाउट 2 ml ऑफ, ओके ये तो मैंने बोलना ही आई थिंक मिस कर दिया इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन यू ऐड अबाउट 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एन इक्वल amount of distilled water and leave the test tube to settle after shaking the contents, then after about 5 minutes what will you observe in the test tube। तो कह रहा है कि हमने 2 ml एसिटिक एसिड लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमने इक्वल जितना 2 ml लिया है एसिटिक एसिड, हाँ वही लिया है ना, ओके 2 ml एसिटिक एसिड लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, और उतना ही 2 ml हमने क्या डाल दिया उसमें, डिस्टिल वाटर ले लिया। अब हम उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर से वही आया, याद करो प्रेसिपिटेट और सुपरनेटेंट वाली कहानी। फिर हम क्या करेंगे, छोड़ दिया, फिर उसको शेक किया फिर से, मतलब खुराफात है। फिर 5 मिनट बाद हमें क्या मिलेगा। तो ओवरऑल देखो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में 2 चीज़ है, कंसंट्रेशन 2 ml है और एसिटिक एसिड है, और क्या है, वाटर डाल दिया है, क्या डिस्टिल वाटर, कितना है ये भी 2 ml। तो ओवरऑल 2 ml तुम्हारा क्या था, भूल गई यार, एसिटिक एसिड लिया और 2 ml यानी 2 ml वाटर ये ले लिया। इसको क्या किया, दोनों को टेस्ट ट्यूब में भर दिया, टेस्ट ट्यूब में भर के छोड़ दिया कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद हमारे मन को शांति नहीं मिली, हमने इसको शेक कर दिया। जब हम शेक कर देंगे तो फिर क्या होगा, शेक बन जाएगा नहीं, 5 मिनट तक फिर छोड़ देंगे, 5 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे, शेक करते रहेंगे 5 मिनट, फिर 5 मिनट फिर छोड़ देंगे। फिर हमें बताना है कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। ओके, देखो क्या बनेगा। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमें ढूंढना है। अगर हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली बुक से है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है ये, और वहाँ पे इसने उसमें एक्सप्लेन भी किया है। तो एनसीईआरटी वगैरह लेके बैठा करो भाई। तो एक क्लियर कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, क्लियर कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, बिल्कुल, और ये कलरलेस है। एसिटिक एसिड इसलिए देखा है, अच्छा सिंपल से बताती हूँ, एसिटिक एसिड तो देखा ही होगा, मिलता है जैसे यूजुअली ये पिकल वगैरह बनाने में यूज़ होता है कि एसिटिक एसिड। अच्छा लेमन जूस ले लो यार, छोड़ो, तो एसिटिक लेमन जूस का वाटर में डिजॉल्व हो जाता है ना, आप पीते हैं ना सुबह सुबह मम्मी वगैरह, या फॉर अ गुड हेल्थ, फॉर अ गुड स्टमक थिंग्स, गुड गट वी यूज टू ड्रिंक। तो उसमें आपने क्या डाला है, नींबू डाल दिया। मान लो आपने 2 ml पानी लिया, 2 ml आपने नींबू का रस डाल दिया, आपने उसको शेक किया। अब इतना सारा नाटक करना था, 5 मिनट रखो 10 मिनट, अरे सिंपल, देखो कलरलेस, वो वाटर में सॉल्युबल है, जब वाटर में सॉल्युबल है और वो कलरलेस होता भी है, तो इतना तो कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो, एक स्टूडेंट जो है उसने प्रिपेयर किया 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोल्यूशन बनाया एक बीकर में। इस पढ़ने में बहुत अच्छा था, ये इसको पढ़ना था, इसीलिए इसने 20% हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाया और उसका सपोनिफिकेशन रिएक्शन कराया। अब आते हैं प्रीवियस सपोनिफिकेशन में होता क्या है। देखो सब कहाँ गया यार, हाँ, एस्टर और बेस, मैंने साबुन बनाने का एग्जाम्पल आपको बताया था, एस्टर और बेस याद रखो। अब देखते हैं आगे ये लड़का क्या करता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए। सम ऑब्जर्वेंस रिलेटेड टू दिस ये गिवन बिहेवियर। ओके, तो वही है, हो गया ना। इस आपके इतने सारे ऑप्शंस हैं, सही बताना है। 4 में से आपको बताना है कि कौन कौन से सिचुएशंस होंगे, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं उस लड़के के। अपनी दिव्य दृष्टि से वो देख के बताएगा। उसकी दिव्य दृष्टि कहती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ये टेस्ट करने के लिए पेपर होता है रेड लिटमस पेपर, तो जैसे, लेकिन क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या करता है, ब्लू कर देता है। अब आता है दूसरा क्या है ऑप्शन, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रेडली डिजॉल्व। ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोक्साइड रेडली डिजॉल्व हो जाता है। आप साबुन को खोल के देखो, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता है, तभी तो डिजॉल्व हो जाता है। फिर बीकर कंटेनिंग सोल्यूशन अपीयर कोल्ड व्हेन टच फ्रॉम, नो, ऐसा नहीं होता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो, जो ये क्या है, NaOH जो होता है ये बेस है, तो बेस क्या करता है, तो जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ये टेस्ट का, जब भी हम बेस को टेस्ट करते हैं तो ये करते हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि कौन सा चीज़ ब्लू से रेड करता है, रेड से ब्लू करेगा लिटमस पेपर को।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड इजीली डिजॉल्व होता है वाटर में, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज तो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड ऑन जिंक पीस, ओके, टेकन इन टेस्ट ट्यूब, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व। फाइन, बताते हैं, आओ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई। हाउ वुड यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड, ओके। देखो ये जिंक के पीसेस है, मान लो ये जिंक के पीसेस है ना, इस पर हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में इसमें हमने HCl डाल दिया, क्या अरे लाइट मत बनाओ भाई, ये बच्चे कंफ्यूज, चलो और बना देते हैं। HCl डाला, तो ये सब पे गया HCl, एसिड है ये, पेट में ही पाया जाता है, स्टमक में। ये जिंक पे इसको हमने डाल दिया, तो हमें बताना है कि जैसे ही HCl जिंक पे पड़ा तो कौन सा गैस कौन सी होगी जो इवॉल्व हो जाएगी, और हमें बताना है कि उस गैस का यूज़ क्या है। अब जो भी गैस बनेगी उसका यूज़ क्या है बताओ, कम नहीं है लोग। तो पहला चीज़ समझ लो कि इफरवरेंस, बबल बनेगा, जैसे HCl जिंक पे जाएगा तो बबल बनेगा। दूसरा कलरलेस और डोरलेस H2 गैस, कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। ये गैस कौन सी होगी, H2 गैस, याद करो मैंने बताया था, बबल बनेगा तो ये होगा। एक पॉप साउंड होता है, क्योंकि जिंक जो देखो ये जिंक है ना, जिंक के ऊपर HCl, ऐसा समझो ये जिंक है और HCl से ZnCl बनेगा, सिंपल है यार, ZnCl, HCl है तो ZnCl बन जाएगा। दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ZnCl2 हो जाएगा और H2 रिलीज हो जाएगा। तो अब देखो ये जो ZnCl के बारे में, ये ZnCl जब भी बनता है ये मीडियम में पॉप का आवाज़ क्रिएट करता है, पॉप साउंड क्रिएट करता है, और उसी मीडियम में बबल बनेगा। बबल बनेगा मतलब कि दो चीज़ें होंगी, पॉप साउंड होगा और बबल बनेगा। ये दोनों की दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं H2 गैस के रिलीज़ को। H2 गैस रिलीज़ हो रहा है, समझ गया बस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, ये जो H2 है इसका यूज़ क्या है, रॉकेट फ्यूल में, यानी स्पेसक्राफ्ट प्रोपेलेंट में यूज़ होता है। स्पेसक्राफ्ट जो प्रोपेलेंट होता है, जो बहुत फोर्सफुली इसके रॉकेट जो होता है वो लॉन्च होता है, तो प्रोपेलेंट चाहिए होता है उस फोर्स को जनरेट करने के लिए, जिससे कि रॉकेट जो है जाके स्पेस में लॉन्च हो, उसमें यूज़ किया जाता है। और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी हो गया। तो क्या कहना है मुझे, अब मुझे ये कहना है कि इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें तो दूसरी बात है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ये रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन भी दबाइए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए प्रीवियस के क्वेश्चन है, ऐसे वैसे नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs, आप इनको सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, खुद से रीड करिए, जो मैंने इसके सोल्यूशंस दिए हैं उसके साथ आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करिए, और जितना हो सके उसको मैक्सिमम रिवाइज करिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।